अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 ए क्यू बी पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। आज जो हम पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो है 2025 का पास पेपर, जिसका मैं एमसीक्यूज पार्ट आज सॉल्व करूंगा। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं लर्निंग। अच्छा जी, ऑलरेडी आपको पता है कि अब ये फार्मूला शीट आपके पास मौजूद है। चैप्टर वाइज फार्मूला शीट मौजूद है, तो आप चैप्टर वाइज ये फार्मूला शीट यूज कर सकते हो और आंसर्स दे सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एमसीक्यूज का सॉल्यूशन कहता है द लेंथ एल सेंटीमीटर ऑफ 16 कैरेट्स वर मेजर्ड एंड रिकॉर्ड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी। क्या किया है इन्होंने कि भाई कैरेट जो 0 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक के हैं वो 2 थे, और टोटल कैरेट कितने थे? 16 थे। अच्छा, 10 से लेकर 20 तक की लेंथ सेंटीमीटर की लेंथ वाले 5 थे, 20 से 30 सेंटीमीटर की लेंथ वाले 6 थे, और 30 से 40 वाले 3 थे। अब वो आपसे क्या कह रहा है? वो आपसे कह रहा है व्हाट आर द टू फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरोट विच लेंथ लेस देन और इक्वल टू 10। 10 से छोटे तो वो तो 2 हैं, एंड लेस देन और इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंड मोर देन 20 और मोर देन 20। अब ये 20 है, मोर देन 20 में 2 आपके पास आ रहे हैं, नंबर 1 6, नंबर 2 3। तो लेस देन और इक्वल टू 10 में 2 आ रहे हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू 20 जिनकी लेंथ है कैरोट की सेंटीमीटर में, वो आ रहे हैं 6 और 3, यानी वो टोटल 9 आपके पास होंगे। इसी वजह से इसका आंसर आपके पास ए होगा, 2 और 9। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। अब वो क्या कह रहा है इसमें? इसमें ये कह रहा है the giving commutative frequency curve represent a group age of individual। अच्छा, ये ग्रुप एज ऑफ इंडिविजुअल रिप्रेजेंट द एज ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअल्स। भाई ये एजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, एजेस इन ईयर्स आपके पास, ठीक है। ये एजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो उसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर रही है, और इस ग्राफ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ मेनी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैव द एजेस ग्रेटर देन 20। यानी ये 20 से स्टार्ट करूंगा और फिर मैं यहां तक जाऊंगा। ये कह रहा है ग्रेटर देन 20 बट लेस देन 30। ओके, लेस देन 30, ये लेस देन 30। तो भाई ग्रेटर देन 20 और लेस देन 30, अब कितने लोग हैं? 1 2 3 और ये 5, तो टोटल 8 लोग हैं जो आपके पास ग्रेटर देन 20 और लेस देन 30 की एज रखते हैं। तो इसका ऑप्शन आपके पास सी होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास है हाउ मेनी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैव एजेस। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 25 नंबर्स एंड इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, कुछ नंबर्स हैं जिनका अर्थमेटिक मीन 25 आया है, एंड ईच नंबर ऑफ अ ग्रुप इज मल्टीप्लाई बाय 2, और हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो बताएं न्यू का मीन क्या होगा। इसको मैं छोटी सी एग्जांपल समझाता हूं ताकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो। फर्ज करते हैं 1 2 3 4, ये आपके पास एक 4 नंबर्स हैं। मैं इसका मीन निकालूंगा जिसको हम एक्स बार कहते हैं, और मीन का मतलब क्या होता है? सब वैल्यूज को जमा करें और डिवाइड कर दें उनके नंबर से। तो ये कितना हो जाएगा? और 3 और 7, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4। अब 10 को अगर डिवाइड करूंगा 4 से
तो देखिए मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.5। और इंटरेस्टिंगली ये इसका अर्थमेटिक मीन है। और इंटरेस्टिंगली अगर मैं इसके हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, और अब की बार मैं ये न्यू मीन जिसको मैं y कह रहा हूं, अब मैं न्यू मीन निकालूंगा ना, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4, यानी मैं इन सबको जमा कर दूंगा, 2 4 6 8, और डिवाइड करूंगा अगर मैं इसको 4 से, यानी ये हो रहा है 20, आंसर आ रहा है। तो आंसर आपके पास आ रहा है 5। और अब देखिए इन दोनों में बड़े मजे की रिलेशन है। ये 5 आपको डायरेक्टली भी मिल सकता था अगर आप ये, क्योंकि हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, पिछले वाले अर्थमेटिक मीन जो आपका निकला था इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 5 ही आएगा, ऑफ कोर्स 5 ही आएगा। यानी इससे मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर आपके पास कुछ नंबर्स का अर्थमेटिक मीन गिविंग हो और हमसे ये कहा जाए कि अगर उन जो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकला है उसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो सिंपल क्या टेक्निक होगी, सिंपल ये टेक्निक होगी, वो जो मीन होगा जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो हर नंबर को, खाली मीन को उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका न्यू का मीन मिल जाएगा। जैसे देखें न्यू का मीन मैंने निकाला, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 50, यानी सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी और एग्जाम्पल आप इस जरिए आपने इसको समझ लिया होगा। अच्छा जी, अब रेंज क्या होती है? इफ द रेंज, अब ये ऑलरेडी अरेंज हुआ हुआ है छोटे से बड़े की तरफ, तो कह रहा है एक, मैंने इन नंबर्स की रेंज ली, तो रेंज का आंसर क्या आ गया 8। तो मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब रेंज क्या कैसे निकालते हैं भाई, आखिरी वाले नंबर को पहले नंबर से माइनस करते हैं, ये रेंज है। और रेंज कितनी उसने कही हमें, 8 के बराबर है। तो 2x इज इक्वल टू 8, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। इसका मतलब सी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी जल्दी जल्दी मूव कर जाते हैं आगे। अच्छा जी, अब कहता है मीडियन। भाई मीडियन कैसे निकालते हैं? पहली बात तो मीडियन में नंबर्स अरेंज होने चाहिए, और ये अरेंज है 6 7 8 ए 9 एंड 9। तो मीडियन कितना है इसका 8.5 मीडियन निकाला हुआ है। तो पहले लिखें 6 7 8 ए 9 9। पहली बात तो ये क्लियर कर लें, ये क्लियर कर लें कि आपके पास जनाब ये नंबर 8 और 9 के दरमियान होना चाहिए। और देखें 8 और 9 के दरमियान नंबर सिर्फ और सिर्फ आपके पास यही दिया हुआ है 8.5, इसके अलावा तो कोई और नंबर दिया नहीं है 8 और 9 के दरमियान। हाँ, ये नंबर 8 भी हो सकता है क्योंकि 8 भी वापस आ सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो ये दो पॉसिबल आंसर्स आपके पास, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं ये हो सकते हैं। अब इसको एक्चुअली कैसे निकालेंगे और मीडियन का फार्मूला क्या है? पहले आप गिनती करें कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 नंबर्स हों तो शुरू के दो नंबर्स अगर वो अरेंज है, ऑर्डर में अरेंज है, शुरू के दो नंबर्स को हम जमा करते हैं, शुरू के शुरू बोल रहा हूं, बिटवीन के दो नंबर्स को हम जमा करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से। बिटवीन का मतलब क्या होगा, यहां पर भी उतने ही नंबर होंगे जितने यहां पर होंगे, तो आपने बिटवीन के नंबर्स देखने हैं। उन दो नंबर्स को जमा करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये जो हमारा मीडियन इसने दिया हुआ है वो मीडियन के बराबर आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 प्लस ए, 2 को 8.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऑफ कोर्स 8.5 से अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 17, और फिर मैं 8 वहां माइनस कर दूंगा, और अगर 8 निकालेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 9। यस, 9 भी तो पॉसिबल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 9 भी पॉसिबल है, क्योंकि 9 एक और भी आपके पास आ सकता है। पर अरेंज कहने का मकसद है ऐसा नंबर इसमें से लेना था जो 8 से बड़ा हो, तो 9 भी ए की वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब यह है कि भाई इसका आंसर सी है। ओके जी, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। जल्दी से मूव कर जाता हूं आगे।
और हमारे पास अब की बार क्या है, कहता है द मोड ऑफ अ गिविंग डेटा। अब मोड क्या होता है, जो डेटा मोस्ट रिपीट हो आपके पास। तो जल्दी से देख लेते हैं। नो, 2 दफा नो आया है, तो ये 2 दफा हो गया। 10, 10 तो 1 दफा ही आया है। और अगर मैं कहूँ 10 1 दफा आया, 45, 45 2 दफा आया है। और अगर 15 को देखूं तो 15 1 दफा ही आया है। 19, 19 भी एक ही दफा आया है। 23 एक दो दफा 23 आया है। और 35, 35 भी 2 दफा आया है। काटने का सिंपल ये मकसद है, इससे ये फायदा होगा 3 दफा आया 35, कि मुझे एक आइडिया आ जाएगा कि कौन कितनी दफा आया है। तो ये 3 दफा आया है 35, बाकी तो सब 1 दफा आया है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा आपके पास 35 आया है, तो मोड आपके पास 35 होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और ये बात भी बिल्कुल इजी लगी होगी। जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करना है खाली। भाई 3 1 जा, 3 2 जा। अब यहाँ पर 2a है और यहाँ पर 1a, 3a है तो 1a बच जाएगा। यहाँ पर 1b और 4b, तो फिर 3b बच जाएंगे, क्योंकि नीचे से वो कैंसिल हो गया। तो a b क्यूब 2, सॉरी ये 2 मैंने लगाया नहीं था ऊपर, 2a b क्यूब यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलें जी, उम्मीद करता हूं ये भी बात समझ आ गई होगी आपको। अब नेक्स्ट सुन लीजिए, फार्मूला आपके पास क्या है। नेक्स्ट क्या है, इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल दिया हुआ है। इफ वन पॉलिनोमियल ऑफ द एक्सप्रेशन ये है, ऑर्डर फाइंड करें। अब इसका फार्मूला है कि भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम बराबर होता है पहली पॉलिनोमियल जिसको पी ऑफ एक्स कहते हैं, और दूसरे पॉलिनोमियल जिसको ये क्यू ऑफ एक्स कहते हैं, इनकी मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। जल्दी से क्वेश्चंस के वैल्यू लिख देता हूं। ये हो जाएगा x² - 1, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये दिया हुआ है x+1 होल स्क्वायर। पी ऑफ एक्स मुझे ये दिया हुआ है 2x² + 4x + 2। और मुझे क्या फाइंड करना है, क्यू ऑफ एक्स। तो चलें क्यू ऑफ एक्स हम फाइंड कर लेते हैं। और अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रख लेता हूं, कोई चेंजिंग नहीं करता। यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा, x² + 2x + 1। और याद करें यार, याद करें, ये आपके पास क्या बन रहा है, a² 2ab b²। ये कैसे बन रहा है, ये सारी वैल्यूज अभी आपको बताते हैं। देखें, a² यानी ये मेरा a², और ये b², ये मेरा b²। और 2ab, ये देखें, ये 2 फार्मूले का, ए की वैल्यू मेरी एक्स है ऑलरेडी था, और बी की वैल्यू 1 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये a² + 2ab + b², ये भाई साहब बराबर किसके होता है, ये भाई साहब बराबर होता है a + b होल स्क्वायर के। इसका मतलब ये है कि जनाब, मैं इसको, इस टर्म को, इस टर्म को इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ये अब क्वेश्चन वापस स्टार्ट कर लेते हैं। x-1, x² - 1 x+1 होल स्क्वायर 2 टाइम्स, इसको मैं फार्मूले बंद कर रहा हूं। फार्मूले में होता है a + b होल स्क्वायर। a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है, तो a + b होल स्क्वायर। और q ऑफ x को मैंने ऐसे ही रखा। ये भाई साहब पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, दोनों साइड में मल्टीप्लीकेशन हो कैंसिल हो सकता है, और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो x² - 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, q ऑफ x के। और इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा होगा आपके पास, ए। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी बात भी आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा लेंदी सा एमसीक्यूज था, पर उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको प्रॉपरली समझा दिया होगा और आपको डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा जी, चलें जी, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जनाब कहता है इफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज दिस वन, देन द सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ यहां डिस्कस किया, थोड़ी देर पहले,
थोड़ी ही देर पहले मैंने कहा कि देखो भाई, इस वाली फॉर्म को लिख सकते हैं ए स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। फिर फॉर्मूले में 2, ए की वैल्यू हमारे पास है एक्स और बी की वैल्यू हमारे पास है 2। और इंटरेस्टिंगली -2 टू जा ये वही 4x हो जाएगा, यानी ये जो लिखा हुआ है ना, ये यही लिखा हुआ है। और मैंने क्यों लिखा है, मैं सिर्फ फॉर्मूले में इसको लिखना चाहता हूं। और अगर मैं फर्दर करूंगा तो ये हो जाएगा x-1 डिवाइडेड बाय, यहां पर देखें, यानी अगर मैं फर्दर करूंगा तो ये होगा। अब ये फॉर्मूले बंद कर दूंगा। वही वाली बात जैसे मैंने आपसे कहा था, ए क्योंकि ये माइनस है तो मैं इसको बंद करूंगा, ए माइनस बी, बी की वैल्यू 2 है, होल स्क्वायर के फार्मूले में। यानी पहली बात, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। और जब भी आपके पास यहाँ स्क्वायर आ जाए, यानी ये रिपीटिंग फैक्टर्स आपके पास है, यानी ये फॉर्म कौन सी है, ये फॉर्म है आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन की रिपीटिंग फैक्टर्स वाली, क्योंकि यहाँ पर x-2 दो दफा रिपीट हो रहा है। तो रिपीट में हम कैसे लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, a अपॉन पहली दफा फैक्टर लिखते हैं x-2 प्लस बी अपॉन, फिर वही फैक्टर लिखते हैं और उसका जो दूसरा पावर होता है वो लिख देते हैं। अगर ये 3 होता तो एक दफा तीसरा भी लिखते हैं, c अपॉन x-2। और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, ए हमारा आंसर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। और ये स्पेशली इसी टाइप के लिए आपके पास होता है, जनाब अगेन स्क्वायर रूट, अगेन परफेक्ट स्क्वायर में बंद करना होगा। अगेन आपको ये 3 टर्म्स हैं, जब भी स्क्वायर रूट हो ना भाई, जब भी स्क्वायर रूट हो तो आपको कैसे बंद करना होगा, आपको करना होगा ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो माइनस, फिर आपको बनाना होगा 2ab, फिर आपको बनाना होगा बी स्क्वायर। और ये भाई साहब किसके बराबर होगा, ये भाई साहब बराबर होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखें आप इसको बना पाते हैं या नहीं, ये देखते हैं। 49 एक्स, तो 49 का 7 बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स, ये मैंने ए स्क्वायर बना लिया। अब 4y स्क्वायर, मैंने बी स्क्वायर की बी बनानी है, तो ये हो जाएगा 2y होल स्क्वायर, ये भी आपने बी स्क्वायर बना लिया। अब फॉर्मूले का होता है -2। अब a बन चुका है, लिख दीजिए 7x, b बन चुका है, लिख दीजिए 2y, और बीच में ये प्लस साइन है। तो इसका मतलब देखें, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, ये वही चीज बन रहा है। यानी ये ऑलरेडी ये जो 3 टर्म्स हैं ये वाली टर्म्स हैं, और मुझे इसको इसमें बंद करना है। तो अब मैं बंद कर सकता हूँ, बिल्कुल बंद कर सकता हूँ। मैं कहूंगा इक्वल टू, ये बराबर होगा a की वैल्यू रखूंगा मैं, फिर मैं b की वैल्यू रखूंगा, और बीच में जो बीच वाला साइन होगा वो साइन दूंगा, और होल स्क्वायर करूंगा। और जब भी आपको कहे स्क्वायर रूट, यानी आपने पहला तो ये प्रोसेस किया, परफेक्ट स्क्वायर बंद किया, जब भी कहे स्क्वायर रूट आपने लगाना है रेडिकल और प्लस माइनस, और स्क्वायर से रेडिकल हो जाएगा कैंसिल, फाइनल आंसर आपके पास हो जाएगा ये। अब वो कभी आपको दोनों प्लस माइनस देगा और कभी आपको कोई भी एक देगा। तो इस वक्त आपको प्लस वाला दे रहा है 7x-2y, यानी डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी प्लस वाला दिया है। वैसे प्लस माइनस दोनों भी दे सकता है, उसकी मर्जी है। ठीक है, चलें जी, उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि दोनों में आपके पास कॉमन क्या है। तो जल्दी से मैं इसमें पहले फैक्टराइज करूंगा। तो मैंने a कॉमन लिया, तो यहां से बचेगा x² -1, फिर a, और फार्मूला मैं इसको 2 लगा सकता हूं यहां पर, a² - b², एक दफा मैं प्लस में लिख सकता हूं और एक दफा माइनस में। ठीक है, चलें जी, अब अगला वाला आपके पास, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, दूसरा आपके पास है ax+1, वो तो ऑलरेडी फैक्टराइज हुआ हुआ ही है। और दोनों में कॉमन क्या है जनाब, दोनों में कॉमन आपके पास जो है वो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों का कॉमन है। अगर ये आपका दोनों का कॉमन है तो इसका मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ax+1। तो ax+1 यानी कि a आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात बिल्कुल समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी मुश्किल नहीं हो रही होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट 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 मूव कर जाते हैं। अब आपको निकालना है नेक्स्ट वाले में एलसीएम।
फैक्टराइजेशन थोड़ी सी चेंज की है उसने, तो चलें जी, अगर चेंज किए तो उसको वैसे ही मैनेज करते हैं। ये देखें, इसको 2 दफा लिखा हुआ है ना, तो इसको 2 दफा अलग करके लिख सकता हूं क्योंकि होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये पहला वाइंड अप हो गया मेरा। अब मैं दूसरा चलाता हूं। दूसरा आपके पास है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही 1 दफा प्लस में लिखूंगा, यानी ये ए है ये बी है। ध्यान कीजिएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई? एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि एलसीएम आपके पास बराबर होता है कॉमन। कॉमन 1 दफा लिखते हैं, तो जल्दी से, ये मैंने काटा इसलिए है कि मैं आपको दिखा दूं कि मैंने कॉमन 1 दफा लिया, अब मैं ये वापस नहीं ले सकता हूं इन दोनों में से। सो कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, यानी अब ये नॉन कॉमन आपके पास क्या होगा? नॉन कॉमन आपके पास होगा ये वाला और ये वाला, यानी ए एक्स प्लस बी और ए एक्स माइनस बी। आप कह सकते हैं सर आपने ये कॉमन लिया तो ये भी तो कॉमन था। नहीं, जो कॉमन लिया 1 दफा ले लिया ना। अब जो अगर वो कॉमन भी है तब भी लिखना पड़ेगा क्योंकि एक ही दफा उसको लेंगे बस कॉमन को। और ये टेक्निक आपके पास है और ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अब इसका ऑप्शन कौन सा है? इसका ऑप्शन इसने कौन सा बनाया है? इन दोनों को इसने एक साथ रख दिया है, यानी ए एक्स प्लस बी पावर 2 ए एक्स माइनस बी, यानी डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ रही होगी। चलें जी, जल्दी जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं और अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अब भाई यहां पर तो एलसीएम आ रहा है, तो मैं यहां पर इस वाले टर्म में एलसीएम ले लूंगा। जिसके पास एलसीएम नहीं होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा और इसको उल्टा कर दूंगा। एक्स अपॉन वन कैंसिल आउट हो गए, ऊपर बचा एक्स माइनस वन, नीचे वन। भाई नीचे वन लिखो लिखो, आपकी मर्जी होती है। फाइनल आंसर आ जाएगा x माइनस वन, यानी बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी, जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि जब आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो वो सॉल्व ही नहीं हो रही होगी। तो अगर आप इसको देखो, पहली वाली को, 5x माइनस टू इज इक्वल टू 3x प्लस वन, 3x को यहां ले आओ और माइनस टू को वहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। नहीं भाई, ये तो सॉल्व हो रही है, सॉरी ऐसा नहीं है। अब जरा चेक करते हैं कौन सा वाला सॉल्व नहीं हो रहा होगा। सेकंड वाले को चेक करते हैं। 2x प्लस सेवन इज इक्वल टू 2x प्लस सेवन। अब मैं 2x को उधर लेके जाऊंगा और 7 को इधर लेके आऊंगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस टू एक्स इज इक्वल टू 7 - 7। ये क्या, 0 = 0, इसमें मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो इसका मतलब ये सॉल्व नहीं हो सकती, नो सॉल्यूशन वाला गेम। और इस कंडीशन में मैं बी करेक्ट ऑप्शन दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। एब्सोलूट वैल्यू। अब एब्सोलूट वैल्यू क्योंकि एमसीक्यूज है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसका मैथमेटिकली मतलब ये होता है कि मैं ओरिजिन से, यानी इस भाई साहब का और इस भाई साहब का मतलब क्या है एब्सोलूट वैल्यू में? इस भाई साहब का मतलब ये है कि मैं अगर 0 से लेफ्ट साइड पर -5 तक जाऊंगा तो मेरी ये जो लेंथ होगी वो क्या होगी? ये लेंथ क्या होगी? और ऑफ कोर्स वो लेंथ होगी 5, क्योंकि लेंथ तो नेगेटिव होती नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 5। सिमिलरली सिमिलरली इस वाले का मतलब क्या है? इस वाले का मतलब ये है कि अगर मैं राइट साइड पे 2 जाऊंगा और अगेन ओरिजिन से ही 0 से ही लेंथ लूंगा, तो ये लेंथ कितनी आएगी? भाई ऑफ कोर्स लेंथ अगेन 2 आएगी, और इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होगा? 2 होगा। तो अब यही बात यहां पर भी हो रही है कि मैं क्या कह रहा हूं कि ये z एक नंबर है जिसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया होगा और एक माइनस किया होगा, फिर जो भी नंबर आया होगा मैंने ओरिजिन से उसकी लेंथ ली होगी, 0 से लेंथ ली होगी और लेंथ क्या आई होगी? 5 आई होगी।
तो ये अगर 5 आई होगी तो अब ऐसे कौन कौन सी z की वैल्यूज हैं जिसमें ऐसा हो सकता है। अब इसको मैं डायरेक्टली एमसीक्यूज ऑप्शन से भी कर सकता हूं और सॉल्यूशन से भी कर सकता हूं। तो बेसिकली क्योंकि दो साइड्स होती हैं, दो साइड्स में, यानी मैं अगर मैं इसको ऐसे कहूं, भाई 5 यहां से भी लेंथ आ सकती है और 5 यहां से भी लेंथ आ सकती है। तो बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू में दो पॉसिबल z के आंसर्स होते हैं, जिसका डिस्टेंस लेफ्ट साइड से या राइट साइड से दोनों से आपके पास 5 हो सकता है। ये दोनों डिस्टेंस तो 5 ही होंगे। तो फिर इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहां पर हम प्लस माइनस लगाते हैं। 4z-1 इज इक्वल टू 5 के देते हैं। फिर दो दफा सॉल्व करते हैं, एक दफा प्लस में सॉल्व करते हैं। मैंने ब्रैकेट के बाहर प्लस लिखा नहीं है क्योंकि फायदा नहीं है, प्लस कुछ करता नहीं है। हाँ अलबत्ता माइनस में लिखूंगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो साइन चेंज कर देगा। 1 को वहां शिफ्ट किया, 4z इज इक्वल टू 6 और z किसके बराबर हो जाएगा, 6/4 और आंसर कितना आ जाएगा, 3/2। सिमिलरली इसको -4z प्लस 1 इज इक्वल टू 5 कह सकता हूँ। 4z को इधर ले आओ, 5 को इधर ले आता हूँ, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। और -4 इज इक्वल टू 4z और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो z इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 3/2 बी ऑप्शन है। और एक और तरीका भी आप कर सकते हैं, जैसे बी ऑप्शन है ना, आप ऑप्शन भी पुट कर सकते हैं, z की जगह -1 पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये हो जाएगा -4 -1, ये हो जाएगा -5 और लेफ्ट साइड से 0 से डिस्टेंस वो भी 5 ही होता है। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली 3/2 भी पुट कर सकते हैं। 4 3/2 -1, ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 -1 और 5 और इसका डिस्टेंस भी 5। यानी आप ऑप्शन भी पुट कर सकते हैं, पर ऑफ कोर्स आपको पहले ये ऑप्शन पुट करना पड़ता, फिर ये ऑप्शन पुट करते, और अगर वो आ जाता तो आंसर मान लेते। अगर 4 होता तो इसका मतलब 3 दफा आपको ऑप्शन पुट करने पड़ते और चेक करना पड़ता कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहरहाल ये भी मेथड है, वो भी मेथड है, जो भी चाहे आप यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास जनाब लॉ है आपके पास, और लॉ ये है कि अगर ए ग्रेटर देन बी हो, बी ग्रेटर देन सी हो और ए ग्रेटर देन सी हो, तो इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्रांजिशन, यानी सी आपका आंसर है। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ये होती है अगर 2 3 से छोटा है और मैं कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड पर, जैसे कि 4 8 और ये हो जाएगा 12, तो ये मल्टीप्लिकेशन का लॉ होता है। इसको ऐसे लिखते हैं, अगर a लेस देन b है तो मैं कोई भी नंबर c मल्टीप्लाई कर सकता हूं, जिससे मैं कहता हूं c, तो a c भी लेस देन होगा b c के अगर c की वैल्यू ग्रेटर देन 0। मतलब मैं सिर्फ लॉ बता रहा हूं, ये मल्टीप्लिकेशन लॉ होता है। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी होता है कि दो नंबर्स के दरमियान सिर्फ दो ही रिलेशन हो सकती हैं, या तो वो दो नंबर बराबर होते हैं, या एक दूसरे से छोटा होता है, या पहला दूसरे से बड़ा होता है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। ट्रांजिटिव बता चुका हूं। एडिटिव में ऐड करते हैं, अगर ए लेस देन बी, और ये लेस देन नहीं ग्रेटर देन में भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये लॉ सब पे होते हैं। जैसे ए ग्रेटर देन बी है और कोई मैं नंबर सी ऐड कर रहा हूं दोनों साइड पर, तो इस लॉ को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। पर यहां पर ट्रांजिशन की बात कर रहा था, मैंने तीनों की बात डिस्कस कर ली। ओके जी, अब नंबर लाइन में ये आपके पास कह रहा है कि रीड करें नंबर लाइन पे ये सोल्यूशन क्या है। तो ये -1 से स्टार्ट हो रहा है, सर्किल फिल है, तो आप कहेंगे ये x, ये वो वैल्यूज होंगी जो -1 से बड़ी होंगी और -1 के बराबर होंगी। अब -1 से बड़ी, क्योंकि देखिए -1 से आगे इस लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जा रहा है ना, तो ये ग्रेटर देन होगा। और बराबर क्यों, क्योंकि -1 के बराबर भी है, सर्किल फिल है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब ये इसका आंसर है। अब मुझे चेक करना है कौन सा वाला क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा मेरा ये आंसर आएगा, यानी मुझे चेक करना है कि कौन सा वाला ऑप्शन को सॉल्व करूं जिसका आंसर मेरा ये आता है। तो मैं पहला पहला चेक करूंगा, 2 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3, तो मैं क्या करूंगा, x को उधर ले जाऊंगा और 3 को उधर ले आऊंगा। 2 माइनस 3 अपना साइन चेंज कर देगा और ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू 6, यानी -1 अगर छोटा है और बराबर है x के, को कहने का एक और मतलब है कि x बड़ा है और बराबर है -1 के।
और इस हिसाब से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए ही करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास है, कभी भी स्क्वायर रूट, कभी भी कभी भी स्क्वायर रूट -1 के बराबर नहीं होता। रीजन सिंपल है, स्क्वायर रूट हो निकलता ही कब है, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट निकलता तब है जब वो स्क्वायर को हमें सिंप्लीफाई करना होता है, और स्क्वायर की वैल्यू कभी भी, स्क्वायर कोई भी स्क्वायर एक्स की वैल्यू का मैं स्क्वायर करूंगा तो वो नेगेटिव हो नहीं सकती। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, हम स्क्वायर रूट लेते हैं, और स्क्वायर रूट भी जब हम लेते हैं तो राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर ही होता है, नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर का कोई भी नंबर कभी भी नेगेटिव के बराबर हो ही नहीं सकता। इसी वजह से स्क्वायर रूट अगर किसी नेगेटिव नंबर के बराबर हो तो वो सॉल्यूशन नहीं होता, वो फॉल्स कंडीशन होती है, ये स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता, जिसको मैथमेटिकली हम कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन नल सेट होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और ये डिस्कशन भी इजी लगी होगी। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी सेटिस्फाई दी, अब ये कौन सेटिस्फाई करेगा, चलो पहला सॉल्व कर लेते हैं, एब्सोल्यूट 8x लेस देन 1। अच्छा भाई, इसका वही मतलब है, कोई डिफरेंट मतलब नहीं है, लेस देन 1 नहीं, लेस देन 8 सॉरी, वही प्लस माइनस, वही प्लस माइनस दो दफा सॉल्व करो जो मैंने पीछे समझाया था, लेस देन 8, वही दो दफा सॉल्व होगा, 8x लेस देन 8, और माइनस के 8x लेस देन 8। अगर मैं 8 से डिवाइड, दोनों साइड को 8 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, x लेस देन 1 ही रहेगा, और x लेस देन 1 तो मुझे चाहिए। मगर अगर मैं नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो अब क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है भाई, जैसे 2 छोटा है 5 से, अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जैसे कि 3, तो -6 हो जाएगा और ये -15 हो जाएगा। अब नोटिस करें, -6 एक्चुअली बड़ा है -15 से, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ता है। तो यहां भी ऐसे ही होगा, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास x, मैं कहूंगा ग्रेटर देन, और ये कैंसिल आउट होगा तो यहां बचेगा -1, यानी x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -1 के बराबर होगा, x ग्रेटर देन -1। अच्छा जी, अब नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास, यानी अब ये सॉल्यूशन दोनों आ गया तो इसका मतलब ए ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि मैंने उसको सॉल्व किया है और सिंप्लीफाई किया है, तो आंसर मेरे पास वही आ रहा है। ओके, नेक्स्ट 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 चलते हैं। अच्छा जी, अब ये क्या बनाया है इन्होंने, ये आपसे डिस्कस कर लेते हैं। इन अ गिविंग ग्राफ रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, ये रिपीट हुआ है, पिछले सालों में भी ये आ चुका है आपके पास, और AQB में आपके पास ये चीजें आती हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये चीजें आपके पास आती हैं, तो आपको ध्यान देना है इन चीजों का। अच्छा, अब ये हुआ कैसे, ये कह रहा है इन द गिविंग ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये भाई साहब, ये जो लाइन बनी है क्या इसकी इक्वेशन ये है या ये है। अब मुझे यहां पर ये देखना है कि भाई ये जो लाइन की है कि इन तीनों में से कौन सी इसकी इक्वेशन है। अब आसान तरीका बताऊं, बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल आसान तरीका ये है कि पहले इस क्वेश्चन को उठाएं, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं इस साइड पर -2 कॉमन ले रहा हूं, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और माइनस अगर मल्टीप्लाई वापस कर दूंगा तो ये, तो इसका मतलब पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दो इक्वेशंस नहीं है, ये एक इक्वेशन है, ये एक ही बात है, तो ये दोनों एक ही इक्वेशन है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये इसकी इक्वेशन की लाइन है या नहीं, तो ये इसका y इंटरसेप्ट है और ये इसका x इंटरसेप्ट है। x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 होती है और y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, ये दोनों पॉइंट्स इसमें पुट करने हैं, अगर दोनों साइडें बराबर आ गई तो इसका मतलब होगा कि यही लाइन आपके पास, इसकी इक्वेशन यही लाइन, यानी ये दोनों पॉइंट इसी पे लाई कर रहे हैं, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो लाइन की इक्वेशन है ये सही है।
यानी y की जगह अगर मैं ये पॉइंट पुट करूंगा, y की जगह -c और x की जगह 0। तो देखें -c = -c आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट्स तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं बात करूं इस वाले में, तो इसमें मुझे पुट करना है x की जगह -c, y की जगह 0, 0, x की जगह -c, तो आप नोटिस करें ये हो जाएगा c -c, दोनों बराबर आ जाएंगे, यानी ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये दोनों की एक ही लाइन है आपके पास। अगर मैं अब इस पर आऊंगा और इस पर चेक करूंगा, तो ये देखें 2, y की जगह मैं ये -c पुट कर रहा हूं, x की जगह में 0, तो ये -2c कभी भी -c के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये लाइन नहीं है। तो जो मेरे पास ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा 1 एंड 2, 1 एंड 2 मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, अच्छा जी, अब ये कन्वर्जन है। कहता है ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ डॉलर वर्सेस पाकिस्तानी रुपीस, रेफर टू द ग्राफ 7 US डॉलर। अब 7 US डॉलर, तो मैं 7 US डॉलर से ऐसे एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनाऊंगा, जितनी स्ट्रेट हो सकती है, और इसको फिर वाई की तरफ लेके जाऊंगा, तो 7 US डॉलर 1800 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर होते हैं। तो ये इसका ए नहीं, बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ ए इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 1। तो भाई ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 1 है। वन ऑफ द इक्वेशंस, अब इक्वेशंस का मतलब है दो इक्वेशन है, वन ऑफ द इक्वेशंस ये है, देन द अदर इक्वेशन। अब वन ऑफ द इक्वेशंस मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1 है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होगा, देखें ए की जगह 2 पुट करूं, बी की जगह 1 पुट करूं, तो आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसे कहते हैं सेटिस्फाई करना, 3 = 3। तो कह रहा है एक और कौन सी इक्वेशन है जिसका यही सॉल्यूशन है, ए की जगह 2 और बी की जगह 1 पुट करूं। तो चलो पहली वाली लेता हूं, ए की जगह 2 पुट करूंगा, बी की जगह 1 पुट करूंगा, तो 3 6 के बराबर नहीं आता, नहीं जी ये सोल्यूशन नहीं है, पहला ऑप्शन चला गया। दूसरा, ए की जगह 2 और बी की जगह 1, 3 1 के बराबर नहीं है, दूसरा सोल्यूशन चला गया। ए की जगह 2, बी की जगह 1, 2 - 1 1, बिंगो, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं ये दो इक्वेशन है जिसके ये ही आपके पास सोल्यूशन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, चलें जी, एक रेक्टेंगल बनाया है और रेक्टेंगल के साथ क्या काम कर रहे हैं, ये कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया, जिसका एरिया आपके पास कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 12, यानी ये एरिया 12 मीटर स्क्वायर का है। ठीक है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिविंग बाय दिस, वेयर एक्स इज द लेंथ ऑफ वन साइड, यानी कोई भी एक साइड, चलो एक्स किसी भी एक साइड की लेंथ है। इफ द एरिया इज 20 मीटर, और ये क्या कह रहा है, अगर ये एरिया दिया हुआ है अलजबरा में और ये एरिया दिया हुआ है नंबर में, यानी कह रहा है अगर एरिया आपके पास 12 के बराबर हो तो बताएं एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो दूसरे अल्फाज में ए की वैल्यू दे रहा है एरिया, जिसको मैंने लिखा 12, x² - 6x - 4। अब इसके भी दो तरीके हैं आपके पास, दो तरीके ये हैं कि पहले तो 12 को वहां ले जाएं, x² - 6x - 4 - 12, तो ये हो जाएगा x² - 6x माइनस के 16, 16 जी बिल्कुल 16 हो जाएगा। अब मुझे चेक करना होगा इसकी, या तो मिल्टन ब्रेकिंग करें, और मिल्टन ब्रेकिंग करेंगे तो आपके पास ऑफ कोर्स दो आंसर होंगे और एक एक्स का आंसर सेटिस्फाई होगा। तो मैं जल्दी से इसकी मिल्टन ब्रेकिंग कर रहा हूं।
भाई 6 बनाना है और 16 मल्टीप्लाई पे, तो ऑफ कोर्स आंसर होगा 8x माइनस के और प्लस का 2x और माइनस के 16। ठीक है, अब मैं कॉमन ले लूंगा, तो कॉमन आपके पास ये होगा कि x कॉमन होगा, x माइनस 8 प्लस 2 कॉमन होगा, x माइनस 8, फर्दर कॉमन क्या होगा, x माइनस 8 और x प्लस 2, दोनों किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं। तो फिर आप क्या कर सकेंगे, x माइनस 8 को अलग से 0 के बराबर करेंगे और x प्लस 2 को भी अलग से 0 के बराबर करेंगे। x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -2। ये आंसर ले नहीं सकता हूं, रीजन सिंपल, नेगेटिव लेंथ हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू 8 आएगी। अब एक तरीका तो ये था जो बहुत लेंदी था, और बेसिकली ये तरीका सब्जेक्टिव के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि अब सब्जेक्टिव में ऑप्शन तो होते नहीं है, पर अगर आपके पास ऑप्शन हो तो एक तरीका ये है कि आपने ये इक्वेशन बना ली, जो ये आपने बना ली, अब यहां से वैल्यूज लें। जैसे अगर मैं x की जगह 8 रखूंगा, पहली बात तो नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती, ये पहला ऑप्शन तो वैसे ही काट दीजिएगा, x नेगेटिव हो ही नहीं सकता, लेंथ है। अब इनमें वैल्यूज पुट करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 पुट करता, 2 का स्क्वायर -6, 2 -4, और चेक करें 12 के बराबर है या नहीं, तो ये 4 -12 -4, तो भाई मसला ये है कि ये -12 12 के बराबर नहीं होता, तो ये ऑप्शन कट जाता। ऐसे ही जब 8 आप पुट करते, तो देखें 8 का स्क्वायर 8 -4, देखें ये 12 के बराबर कैसे होता, 64, और ये हो जाएगा 48 -4, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 इज इक्वल टू 12 ही होगा। तो ये डायरेक्टली वे है निकालने का, आप ये तरीका एमसीक्यूज में बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। फिर सर आपने सीआरक्यू वाला मेथड क्यों दिया, भाई क्योंकि अगर सीआरक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तब भी तो आपको आना चाहिए ना, इसलिए सीआरक्यू वाला मेथड दिया था। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट आपके पास कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज डिस्क्रीमेंट इक्वल्स 1। अब डिस्क्रीमेंट जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है बी स्क्वायर -4ac, और इक्वेशन कौन सी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर होता है, बी की वैल्यू आपके पास एक्स वाला और सी नंबर होता है। तो मैं पहली इक्वेशन को देखता हूँ, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, और मुझे चेक करना है कि इसका डिस्क्रीमेंट का आंसर 1 आता है या नहीं। तो मैं कहूंगा 5 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू बी की वैल्यू मेरे पास -2 है, -2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 6, तो 4 माइनस के 20, 6 120, और ये तो भाई हमारे पास माइनस के 1 ये कहाँ 1 के बराबर होगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन कट गया, पहला ऑप्शन नहीं है ऐसे, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलें दूसरा चेक करते हैं। दूसरा आपके पास है ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -5, तो इसका मतलब -5 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3, तो 25 -4 2 8, 8 3 24, और देखिए आंसर 1 आ रहा है, इसका मतलब बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दो, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। और अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ रहा हूं, 3 को भी इधर लेके आ रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर मैंने एक्स की टर्म लिख दी, और फिर मैंने नंबर को इधर लेके आया तो वो भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। फिर मैं क्या करूंगा, 2 एलसीएम ले लूंगा, तो 2 इसके पास भी चला जाएगा, इसके पास एलसीएम है वैसे रहेगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 0 से मैंने 2 को 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, खत्म कर दिया, और आंसर आ रहा है 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2x स्क्वायर प्लस एक्स
-6 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बिंगो। चलें जी आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट 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 कहता है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। भाई परफेक्ट स्क्वायर पीछे वाले क्वेश्चन में कहते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है मुझे बनाना होगा ए स्क्वायर, मुझे बनाना होगा 2ab, मुझे बनाना होगा बी स्क्वायर। ये मुझे 3 बनाने होंगे और अगर मैं ये 3 बना लूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर में बंद हो जाएगा। अब मसला ये है कि मेरे पास पहली टर्म है और मेरे पास दूसरी टर्म है, तो मुझे तीसरी टर्म बतानी है इसको कि वो मैं क्या दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब टेक्निक बहुत सिंपल है। पहले टर्म, ये मेरी पहली टर्म से, इससे मैंने ए की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर फॉर्मूले में होता है 2 और ए। अब मुझे देखना है कि मुझे ये 3x दिया हुआ है, मैं 2x को किस से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 3x आ जाए। और ये इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है। 3/2 से, 2 से 2 कैंसिल, वही 3x आ जाएगा। इसका मतलब मेरी b की वैल्यू 3x है और मुझे क्या ऐड करना है, 3/2 होल स्क्वायर ऐड करना है। यानी मुझे 3/2 होल स्क्वायर ऐड करूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और 3/2 होल स्क्वायर का मतलब मुझे क्या ऐड करना है, 9/4। यानी डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट अब मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इफ ए बी एंड बी सी बराबर हो। बराबर का मतलब ये होगा कि ये वाला भाई साहब और ये वाला भाई साहब, ये दो लेंथ, ये दोनों लेंथ एग्जैक्टली बराबर है। ये शो करता है कि ये भाई साहब जो है हमारे पास, ये पॉइंट, ये तो मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट का तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है भाई। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x y कहते हैं। और x कैसे मिलता है, दो x की वैल्यूज को जमा करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से। यानी दो x की वैल्यूज, x कैसे मिलता है, ये पॉइंट x1 होता है और ये पॉइंट y1, यानी ये दो x की वैल्यूज होती हैं और ये दो y की वैल्यूज। तो दो x की वैल्यूज को जमा करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 7 में से 1 जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ रहा है 3। यानी देखें x की वैल्यू 3 कहाँ दी हुई है, x की वैल्यू 3 सिर्फ एक में ही दी हुई है, ये b वाला। और यकीनन आप जब दो y की वैल्यूज को निकालेंगे, यानी मिड पॉइंट y के लिए, तो दो y की वैल्यूज -3 -1, -3 +1, जो +1 है, डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई करूंगा -2/2 और देखो आंसर -1 ही आ रहा है। पर शॉर्टकट ये था, पहले मिल गया तो आप कहोगे ठीक है ऑप्शन यही होगा, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। ओके, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट का फार्मूला भी पीछे दिया हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला भी पीछे दिया हुआ है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपसे क्या करवा रहा है, कहता है इन द गिविंग ट्राइंगल ABC, BC इज इक्वल टू दिस वन, BC, BC इक्वल्स, यानी अब B से C की लेंथ फाइंड कर रहा है। कह रहा है यार ये B से C की लेंथ बताओ। तो भाई B से C की लेंथ कैसे मिलती है, फॉर्मूला पीछे लिखा हुआ है, आसान तरीका मैं बताऊंगा। दो x की वैल्यूज, कोई भी साइड, कोई भी दो x की वैल्यूज, दो x की वैल्यूज को माइनस करके स्क्वायर करो, प्लस दो y की वैल्यूज को माइनस करके स्क्वायर कर दो। तो 1 -4 -3, 1 -5 -4, और ये कितना हो जाएगा 9। भाई माइनस खत्म हो जाएगा, स्क्वायर है हाँ। और 4 का कितना हो जाएगा 16, दोनों को जमा करेंगे 25, और 25 का रेडिकल क्या होता है 5। यानी ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां तक भी मेरी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं। ओके चलें जी, ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में आ गए हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में आपके पास डिग्री मिनट सेकंड की डिस्कशन है, तो जल्दी से इसको करने का तरीका सिखा देते हैं आपको
कि डिग्री मिनट सेकंड को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, आप इसको लिखेंगे 28, फिर प्लस, फिर लिखेंगे पॉइंट पॉइंट, और ये जो इसका फ्रैक्शन पार्ट है फिर आपको उसको वैसे लिखेंगे। फिर जनाब आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे डिग्री मिनट सेकंड में, जो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 28 डिग्री आपके पास है प्लस 0.965, ये ध्यान में रखेंगे। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। यानी आप क्या करेंगे, इस डिग्री की जगह अगर आप 60 मिनट लिख देंगे तो ये पूरी क्वांटिटी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी 0.96565 को मल्टीप्लाई कर दें 60 से तो 28 डिग्री और 57.9 ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, तो मैं लिखूंगा 28 डिग्री प्लस 57 मिनट प्लस इसका फ्रैक्शन पॉइंट 0.9 मिनट। फिर अब मैं मिनट को कन्वर्ट कर दूंगा, मिनट को कन्वर्ट कर दूंगा सेकंड में, तो 0.9 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आप कहेंगे 0.9 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में 28 डिग्री 57 मिनट, और ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 54 सेकंड। और इसको लिखा किस तरह जाता है, 28 डिग्री 78 मिनट और 54 सेकंड। ओके, तो अब इसमें कौन सा आंसर होगा जरा देख लेते हैं। आपके पास सी करेक्ट ऑप्शन है। ये मैंने पूरा तफसील से बताया, वरना फटाफट किया जा सकता है जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई, पर ये कि मैंने इसको थोड़ा तफसील से बताया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से डेवलप हो सके। ओके, नेक्स्ट वाला। अब आपके पास सर्किल पे एक छोटी सी चीज आ रही है, अब वो क्या है, कहता है फॉर अ सर्किल ऑफ रेडियस 10। अब रेडियस का मतलब क्या होता है, सेंटर से किसी भी सर्किल के पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये होता है रेडियस। और रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके पास 10 के बराबर है इस वक्त। ओके, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 3 पाई अपॉन 4। अब सेक्टर का एंगल का मतलब क्या होगा कि यहां पर एक और रेडियल सेगमेंट बनी है, और उस रेडियल सेगमेंट में ये सेंट्रल एंगल बनाया है, जिसको अब ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, ये हमारे पास सेक्टर है, इसने सेंट्रल एंगल बनाया है। यानी ये सेक्टर का सेक्टरल एंगल है, वो ये दिया हुआ है, जिसको आप नॉर्मली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देन द एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला आपके पास होता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर बराबर होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। ये एरिया ऑफ अ सेक्टर होता है। तो ऑफ कोर्स सारी चीजें मिली हुई हैं, मैं लिखूंगा 1/2, आर की वैल्यू दी हुई है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा दिया हुआ है 3 पाई अपॉन 4। अब आप बेसिक सा कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, पर जहन में रखिएगा पाई की वैल्यू 3.141, 22/7 नहीं, 3.141 रख लीजिएगा। तो 1/2, अब मैं सिर्फ कैलकुलेटर में वैल्यूज रख रहा हूँ। 1/2 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 का स्क्वायर 100, फिर मल्टीप्लाई करूंगा 3/4 मतलब 0.75 मल्टीप्लाई बाय पाई, और पाई मतलब 3.141। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 3.141 और मेरे पास इसका एरिया आ रहा है 117.17875। जिसको इसने पाई में रखा है, अगर आंसर पाई में है तो फिर क्या करें, पाई की वैल्यूज ना दें, बल्कि अब बेहतर है कि इसको बस सिंप्लीफाई कर लें। क्योंकि देखें ये पाई की वैल्यू नहीं दे रहा, पाई में आंसर रख रहा है, कोई बात नहीं। तो आप इसको कहेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय पाई। तो अगर 4 से कैंसिल करेंगे 100 को तो 25 टाइम्स तक जाएगा आपके पास।
और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, नीचे आपके पास 2 आ गया और एक पाई। तो 75/2 पाई मीटर स्क्वायर ये एरिया का यूनिट है। तो इसका मतलब आपके पास सी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। अब sin 30 की वैल्यू आप कैसे जहन में रखेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसका एक छोटा सा शॉर्टकट आपके साथ शेयर कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जनाब, तीन ही वैल्यूज ये बार बार पूछ रहा होता है। इसके लिए दो ट्राइंगल्स की खाली या तो टेबल याद रख लें, टेबल में बहुत सारी और कंडीशंस भी होती हैं दी गई हैं, या तो टेबल याद कर लें या फिर ये दो ट्राइंगल याद कर लें। यहाँ पर 60 डिग्री होती है, यहाँ पर 30 डिग्री होती है, यहाँ पर 90, और यहाँ पर 45 डिग्री होती है, यहाँ पर 90 और यहाँ भी 45, क्योंकि ये 45 45 90 का होता है। अब वैल्यू ध्यान में रखें, यहाँ वैल्यू आपके पास होगी 2, यहाँ वैल्यू होगी आपके पास रेडिकल 3, और यहाँ वैल्यू होगी 1, और यहाँ वैल्यू होगी आपके पास रेडिकल 2, यहाँ वैल्यू होगी 1 और यहाँ वैल्यू होगी 1। ये फिक्स ट्राइंगल है। अब साइन कोई भी एंगल बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस कोई भी एंगल बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन कोई भी एंगल बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको साइन चाहिए, और साइन पर एंगल कौन सा है, थीटा है, यानी 30 डिग्री है। तो मुझे साइन 30 डिग्री बताना है। परपेंडिकुलर क्या होता है, अगर थीटा यहां पर है, थीटा के अपोजिट जो भी साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगा। तो इस वक्त परपेंडिकुलर 1 है, और 90 के अपोजिट जो भी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगा, और हाइपोटेन्यूज 2 है। यानी sin 30 की वैल्यू आ गई 1/2। ये मेरा करेक्ट आंसर है। और इसी तरीके से मैं कोई भी वैल्यू इन दो ट्राइंगल से इजीली फाइंड कर सकता हूँ। कोई भी वैल्यू 30 60 45 कोई भी वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ जो इन तीन एंगल्स पर होगी, यानी 30 45 60। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, जब भी आपको एंगल को कन्वर्ट करना हो रेडियन को इन टर्म ऑफ डिग्री, तो सिर्फ पाई की जगह 180 लिखते हैं बस। 180 18 के टेबल में 10 टाइम्स, 10 7 10 7 जा 70, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, अब आपसे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यार देखो एक लैडर है। ओके, ये मैं रीड कर लेता हूं। आ लैडर इज लाइनिंग अगेंस्ट द वॉल, किसी एक वॉल पर एक लैडर बनी हुई है। ठीक है जी, वॉल बना लेते हैं। ये वॉल है, इस पर क्या है, लैडर रखी हुई है। ठीक है, लैडर रखी हुई है। थोड़ा वॉल को बड़ा बना लेते हैं। चलें जी, यस, ये वॉल पे एक लैडर बनी हुई है, और एक किस्म की ऑफ कोर्स ट्राइंगल ही बना रही है, अगर आप नोटिस करें। जी बिल्कुल ट्राइंगल बना रही है। आ लेडर इज लाइनिंग अगेंस्ट द वॉल, द टॉप ऑफ द लेडर रीचेस द वॉल। तो ये जो लेडर रीच किया है जमीन से, ये जमीन से जो इसने रीच किया है वॉल तक, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूं ताकि आप समझ सकें, या तो ये कितना दिया हुआ है इसने, ये दिया हुआ है 8, एंड द फुट ऑफ अ लैडर इज 5 मीटर अवे द बेस। यानी ये जो फुट है पूरा, ये कितना है, 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम द बेस, अप्रोक्सीमेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करना है आपने। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये किस तरह से कह रहा है। मैं एक बार फिर रीड कर देता हूं। अ लेडर इज लाइनिंग अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, द टॉप ऑफ द लेडर टचेस द वॉल, the wall of the height दिया हुआ है 8 मीटर, एंड the foot of a ladder, ये लेडर का फुट है, away from the base, ये बेस बनेगी, away from the base is 5, तो ये 5 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि मुझे एक एंगल ऑफ क्या चाहिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, आप ऐसा एक लाइन बनाते हैं,
और मैं ये इसको थोड़ा सा और वाजे बना दूं आप लोगों के लिए लैडर को। ये लैडर ऐसे बना हुआ होगा। ओके, बेशक मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये हटा देता हूँ, एक अंडरस्टैंडिंग सिर्फ डेवलप कर देता हूँ। एक लेटर समझ लीजिए, ये स्टेट बनी हुई है खाली, ताकि आप बेहतर तरीके से चीज को समझ सकें। ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, और ये मैं ब्लैक वाले को भी एक्सटेंड कर देता हूँ। यस। सो ये समझ लीजिए, ये लैडर है, ये लैडर है, ठीक है ना। इसकी अंडरस्टैंडिंग ये ले लीजिएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से बनता है? ऊपर एक बेस लाइन से बनता है, और यहां पर इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और मजे की बात, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है, तो ये जो दो एंगल होते हैं इसे हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। ये दोनों एंगल सेम होते हैं, यानी अगर आपको ये एंगल फाइंड करना है तो आप ये एंगल फाइंड करो, एक ही बात है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास एंगल फाइंड करना है। रेशो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, अगर परपेंडिकुलर और बेस गिविंग हो तो रेशो यूज होता है टेन थीटा। अभी ऊपर मैंने लिखे भी थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मुझे इस शक्ल में आंसर चाहिए, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर 8 बेस 5। थीटा अगर हम कन्वर्ट करते हैं और ये इसको उस फॉर्म में लेके जाते हैं तो हम कहते हैं टेन इनवर्स 8/5। तो इसका मतलब ए मेरा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरी बात समझ आ गई होगी और डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी नेक्स्ट। इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट पे, तो जल्दी से पहले क्वाड्रेंट की बातें कर लेते हैं। भाई एक छोटा सा फार्मूला यूज होता है आपके पास, ASTC, जैसे हम यहां से रीड करते हैं कास्ट। अब ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है, और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। जनाब अब पहले क्वाड्रेंट में ए स्टैंड फॉर ऑल, तमाम टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, यानी तमाम। साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होते हैं, टेन भी पॉजिटिव, कॉस सेक सब के सब पॉजिटिव होते हैं। अब दूसरे क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होते हैं, खाली पॉजिटिव, वो साइन होते हैं, और साइन का उल्टा जिसे रेसिप्रोकल कहते हैं, कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको एस लिखा जाता है। साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी तमाम नेगेटिव, तमाम नेगेटिव। अब तीसरे क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होता है वो सिर्फ टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, बाकी तमाम नेगेटिव। छह में से चार नेगेटिव होते हैं और दो पॉजिटिव होते हैं। और चौथे वाले में आपका कॉस पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम नेगेटिव। तो इसको इस तरह रखा जाता है। अब ये कह रहा है इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगोनल रेशियो इज पॉजिटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में या तो कॉस पॉजिटिव होता है या सेक, तो भाई हम यहां पर दे देंगे कॉस पॉजिटिव। तो इस हिसाब से ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये बराबर होता है 1 के, और 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। और 1/सेक स्क्वायर थीटा मतलब उल्टा, तो सेक का उल्टा आपके पास होता है यानी ये कॉस का उल्टा होता है सेक। तो 1/सेक स्क्वायर थीटा इसका रेसिप्रोकल, यानी वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। इसका मतलब इसका बी का। दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी। ओके, नेक्स्ट आपके पास कहता है द आर्क ऑफ अ लेंथ x meter at the center of a circle and its diameter is 2 centimeter will be। अब ये बोल क्या रहा है? चलें पहले तो इसकी मीनिंग समझाते हैं आपको कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ये कहता है एक आर्क बन रहा है, ये आर्क है, दिस इज आर्क, ये आर्क है,
और ये सेंट्रल एंगल है और ये रेडियस है और इस पूरे का नाम सेक्टर है। द सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ द लेंथ एक्स, आर्क ये आर्क है, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है एक्स, एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल एंड इट्स डायामीटर इज इक्वल। डायामीटर कितना होता है, डायामीटर ये होता है जो एग्जैक्टली रेडियस का डबल होता है। अगर डायामीटर 2 दिया हुआ है तो रेडियस बेसिकली 1 के बराबर होगा, ये दोनों मिलकर 2 हो जाएंगे। तो रेडियस दिया हुआ है आपके पास 1, आर्क लेंथ दिया हुआ है एक्स और कह रहा है मुझे ये सेंट्रल एंगल बताओ, यानी थीटा आपसे पूछ रहा है। तो आर्क लेंथ बराबर होता है आर थीटा के, ये फार्मूला होता है पीछे लिखा हुआ है। आर्क लेंथ इस वक्त एक्स दिया हुआ है, आर की वैल्यू 1 है और थीटा की वैल्यू तो थीटा ही रहेगी। तो एक्स इज इक्वल टू थीटा, रेडियन इसका यूनिट है, तो एक्स रेडियन यानी कि सी आपका करेक्ट एंगल होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। भाई अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनना है तो उसको पैथागोरस मानना होगा। और पैथागोरस किस तरह से है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। अब बेस और परपेंडिकुलर जो चाहे लिख दो, इन दोनों का मसला नहीं होता, पर स्टेटमेंट क्या वेरीफाई करना चाहिए कि भाई इसका स्क्वायर करें यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बात मानना चाहिए। 64, 16 प्लस 36, 64 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 और 3 और 1 4 5, तो ऑफकोर्स ये बराबर नहीं आ रहे। इसका मतलब पहला आंसर नहीं है, वो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स नहीं बना रहे। ये 3 साइडें तो दी हुई है ना राइट एंगल ट्राइंगल के, और कह रही कौन सी 3 साइडें वॉलिड है। अच्छा जी सेकंड कर लेते हैं, सबसे बड़ी साइड है 30, उससे अब इनको इन आपकी मर्जी है, जो भी लिखना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई 30 का स्क्वायर बराबर आना चाहिए 27 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं कैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। अब 13 का स्क्वायर तो 900 है, 27 का स्क्वायर 729 है, 729 है और 13 का स्क्वायर 169 है। तो जनाब इसमें अगर 169 ऐड करता हूं, इंटरेस्टिंगली थोड़ा सा फर्क आ जाता है खाली। 729, 27 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, तो ये जो आंसर आ रहा है बराबर नहीं आ रहा, 898 और 900, तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। अब जल्दी से चेक कर लेते हैं दूसरा वाला। तो ये हो जाएगा 17 9 2, तो 17 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर जो होता है वो 289 होता है और वो हरगिज 81 प्लस 4 के बराबर नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स फिर इसका मतलब ये आंसर होगा, और वेरीफाई करके चेक भी कर लीजिएगा, इसी तरीके से फोर्थ आपका आंसर होगा। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। 38, इन द राइट एंगल ट्राइंगल इफ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड आर 6 and 10। भाई शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ये दोनों दे रहा है। भाई एक और राइट एंगल ट्राइंगल है, तो शॉर्टेस्ट की तो खैर है कोई भी हो सकती है, मगर लॉन्गेस्ट तो एक ही होती है जो 90 के अपोजिट होती है। ये लॉन्गेस्ट दिया हुआ है, अब शॉर्टेस्ट में आप ये भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैंने ये ले लिया, इसको मिसिंग कर दिया। देन दी थर्ड साइड, ये हमें ये फाइंड करना है। तो हमें पता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है 6 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 100, ये 36 होगा, इधर आके -36 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रेडिकल लगाएंगे, प्लस माइनस क्यों नहीं, क्योंकि लेंथ है ना, तो प्लस माइनस नहीं, 8 बराबर हो जाएगा एक्स के।
सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अब ज्योमेट्री हमारे पास आ गई है। ज्योमेट्री कहती है इन द गिविंग डायग्राम ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल। ठीक है जी, ओ सेंटर है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स जेड, एक्स से लेकर जेड तक अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए तो बहुत ही बेसिक है, ये 90 एंगल है। भाई इसको मिस करूंगा। पहले तो स्टेटमेंट ये है अगर सेंटर से कोई भी लाइन आए और 90 का एंगल बनाए तो इसको दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों एक्स है। अब ये वाला एक्स मैं कैसे फाइंड करूंगा? पाइथागोरस से। वही हाइपोटेन्यूस 5, 90 के अपोजिट, तो मैं कहूंगा 5 का स्क्वायर बराबर है 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 25, और ये 9 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो ये हो जाएगा 16, और रेडिकल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4। तो इसका मतलब अगर ये 4 है एक्स की वैल्यू, तो एक्स प्लस एक्स, मुझे एक्चुअली ये एक्स जेड चाहिए जो एक्स प्लस एक्स के बराबर है, यानी 4 प्लस 4 हो जाएगा 8। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, जल्दी से आगे मूव करते हैं। कहता है इफ ए बी एंड सी डी आर टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। अब ये बोल क्या रहा है, इसका मतलब क्या है, जल्दी से बता देते हैं। ये मेरा ए बी है, कॉर्ड, ये कॉर्ड कहलाता है, और ये मेरा दूसरा कॉर्ड सी डी है, यानी ये मेरा ए बी है और ये मेरा सी डी है। अब ये कह रहा है अगर दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट मतलब बराबर होंगे, अगर ये कॉर्ड इस कॉर्ड के बराबर यानी इनकी लेंथ बराबर है, दूसरे अल्फाज में कॉन्ग्रेंट होंगे, देन इक्वल टू दी डायामीटर ऑफ अ सर्किल। यानी पहली बात क्या कह रहा है कि जो डायामीटर बन रहा होगा सर्किल का, ये इस कॉर्ड के बराबर होंगे। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो पहला गलत है। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल, इक्वल डिस्टेंस यानी सेंटर, और क्या कह रहा है, सेंटर से अगर मैं डिस्टेंस लूंगा, और डिस्टेंस हमेशा बच्चों परपेंडिकुलर होता है। सेंटर से डिस्टेंस लूंगा तो इनका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, जो ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर होगा, वो आपस में बराबर होगा। बिल्कुल ऐसा होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर दो कॉर्ड्स बराबर हो तो सेंटर से इनका डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होता है। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। तीसरी, ओके, इन द गिविंग इमेज ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल फ्रॉम द पॉइंट आर, इस पॉइंट से आर एम एंड आर टेंजेंट, ये दो टेंजेंट है टू द सेगमेंट टचेस द सर्किल। ठीक है भाई, अगर ये टेंजेंट होते हैं तो ये 90 का एंगल बनाते हैं। ये यहां 90 नहीं हो सकता, ये गलती है, ये कुछ भी नहीं है। ये 90 यहां होता है, ये कुछ भी नहीं है। 90 का एंगल ये होता है अगर ये टेंजेंट है। ठीक है, अच्छा, तो ये कह रहा है कि ये जो आर एन होगा, आर से लेकर एन, यानी ये लेंथ हमेशा ध्यान में रखें, ये लेंथ बराबर होगी आर से लेकर एम तक। अगर इस तरह की कंडीशन हो, आर से एम यानी बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है इफ टू सर्किल्स आर टचेस ईच इंटरनली, इंटरनली का मतलब होता है ये वन, और दो सर्किल हैं टू, ये दो सर्किल हैं, और ये इसका सेंटर है, बड़े वाले सर्किल का सेंटर और ये छोटे वाले सर्किल का सेंटर। अच्छा, वो क्या कह रहा है, अगर दो सर्किल टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी इनके सेंटर्स का डिस्टेंस, इनके सेंटर का डिस्टेंस पूछना चाह रहा है ये। तो इनके सेंटर का डिस्टेंस बड़े वाले सेंटर, बड़े वाले सर्किल के रेडियस को माइनस करना होगा छोटे वाले सर्किल के रेडियस से। यानी बड़ा वाला रेडियस कितना है, यानी ये बिल्कुल सादा है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सादी सी बात है।
ये बात है, ये बड़े वाले का रेडियस ये रहा, ये पूरी लाइन, और ये छोटे वाले का रेडियस। डिफरेंट लाइन ले लेता हूं और कोई लाइट सी, ये छोटे वाले का। तो देखें, ये पूरी येलो लाइन से अगर मैं ये छोटे से वाले सर्किल को, रेडियस को माइनस करूंगा, पूरी येलो लाइन और ये दूसरी ब्लू लाइन आपके पास है, तो पूरी येलो लाइन को अगर ब्लू लाइन से माइनस करूंगा तो इनके सेंटर का डिस्टेंस मिल जाएगा। इसका मतलब 12 को माइनस करूंगा 8 से, जो आंसर होगा 4, वो इनके सेंटर के डिस्टेंस आपका होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट। कहता है इन द गिविंग डायग्राम अ सर्किल विद सेंटर ओ वी ड्रॉ और टू chords AC and BD. AC and BD. Okay. If angle BOD और ये क्या इक्वल कॉर्ड कह रहा है, चलें जी इक्वल कॉर्ड। अगर ये इक्वल कॉर्ड होता है तो पहले ये समझ लीजिए इनके सेंट्रल का एंगल्स भी बराबर होते हैं दो, और ये आर्क्स आपस में बराबर होते हैं। ये आपकी थ्योरम के स्टेटमेंट है। तो इसने मुझे क्या कहा है, बी ओ डी, यानी अगर ये एंगल 60 है तो 100% ये एंगल भी 60 होगा आपके पास। तो ए ओ सी ये भी 60 होगा। ओके नेक्स्ट। कहता है इन द गिविंग सर्किल टू आर्क्स के एल एंड एम एन आर कॉन्ग्रेंट। तो ये वाला भाई साहब इसके बराबर है। अभी स्टेटमेंट तो मैं बता चुका हूं आपको क्या क्या चीजें बराबर होंगी। ये वाली इसके बराबर होगी, ये वाली अर्क इस वाली अर्क के बराबर होगी। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द के एल एंड एम एन, के एल एंड एम एन। तो आपके पास ये क्या होगा, के एल और एम एन में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, के एल एम एन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन, ये बोल तो रहा है कॉन्ग्रुएंट है, और के, चलें ठीक है, जो ये बोल रहा है कि के एल की लेंथ 2 टाइम्स होगी एल एम, नहीं भाई कॉन्ग्रुएंट तो बराबर होगी। के एल हाफ, क्यों क्यों हाफ, ये दोनों बराबर होंगी ना, तो इसका मतलब होगा के एल बराबर होगा एम एन के। और अगर और रिलेशन देखनी है तो इसको एम एन को इधर ले आओ, के एल माइनस एम एन बराबर होगा 0 के, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट एंड लास्ट एमसीक्यूज। Okay, so in the giving diagram, if the central angle of a minor arc, central angle of a minor arc, ये minor arc है और ये central angle है। अगर central angle 30 होगा, then the measurement of a angle subtended by a corresponding major arc, ये वाला angle, corresponding measurement of a angle subtended by the corresponding major arc will be, यानी in the diagram if the central angle of a minor arc ये दिया हुआ है, then the measurement of the angle subtended by a corresponding major arc, यानी ये वाला आपके पास इसका आधा होता है, यानी ये होगा 15। इसका मतलब एंगल ए सी बी बिल्कुल ये 15 के बराबर होगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये एक लॉन्ग सी वीडियो, ऑफ कोर्स 45 एमसीक्यूज थे और अच्छी तरीके से समझाना था, आपको समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।